इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम एक नए अध्याय, नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। हम लेटेस्ट डेटा के थ्रू भी चलेंगे इस चैप्टर के दौरान, जैसी हमारी हमेशा से आदत है। टिल डेट अपडेट अप्रोच, जो फिगर लेटेस्ट इंक्लूड करने की नीड है, हम उसे करेंगे। आज के चैप्टर के वाया आपका एक अध्याय संपन्न होगा जो हमने उस चैप्टर से आरंभ किया था, जिस चैप्टर का टाइटल था पब्लिक सेक्टर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडियन प्लानिंग। फिर हम आगे बढ़े और डिसइन्वेस्टमेंट को समझा। फिर हमने ये समझा कि आज के बदलते परिदृश्य में स्टेट का रोल क्या होगा, सो रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ द स्टेट। और फिर हमने समझा कि जिसकी इतनी लंबे समय से कवायद है, उस प्राइवेटाइजेशन का असर क्या पड़ा। हमने उसका डिटेल्ड अप्रेजल किया। उसी क्रम में आज का चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अंततः हमने उस लिबरलाइजेशन के माध्यम से ये ग्लोबलाइजेशन ही अचीव किया ना, हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। चलिए अब इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। अब बहुत सारे डायमेंशंस अंडरस्टैंड करोगे। ओके, चलें गगन। पहले एक ऐड आती होती थी, बहुत बचपन में मैं सारी ज़िंदगी सुनी, खाओ गगन रहो मगन। उसने घर घर में डालडा पहुंचाया, नीले रंग का आता था। तो वैसे बताया, नाम का तो अपना महत्व है। ओके, चलें। सो ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स एडवोकेसी, द फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स, इधर आओ ना गगन, एंड इट्स एडवोकेसी। इसके समर्थक समूह क्या कहते हैं, इसके विषय में क्या कहते हैं। आओ पहले ग्लोबलाइजेशन समझें। सुनकर के ये वर्ड ऐसा लगता होगा कि हमें आता है। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? जो पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं आई ना, ज़िंदगी में छोड़ ही देना चाहिए उसे। ओके, जो याद आए वही अपना है, फिर पढ़ो शायद ऐसे ही कि जो याद आ जाए। सो ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड without creating any hindrances in the free flow of goods and services। कोई दीवाना है बाहर, लेक्चर शुरू किया और इसने पटाखे चलाने शुरू कर दिए, है कि नहीं। चलो, दूरदर्शकों को बीच में पटाखों की आवाज़ सुने तो बस हम जैसा ही कोई है नीचे, हम भी चलाते ही हैं। सो दोबारा पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड विदाउट क्रिएटिंग एनी हिंड्रेंसेज in the free flow of goods and services, technology, capital and even labor और human capital। तो हमें ये समझ में आया कि वैश्वीकरण का अर्थ ये है, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ ये है कि हमने जो इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, उन्हें इंटीग्रेट करना है, आपस में जोड़ना है। और किस तरह से? हिंड्रेंसेस को रिमूव करके। हिंड्रेंसेस रिमूव होंगे तभी फ्री फ्लो इस्टेब्लिश होगा। किन चीज़ों का? गुड्स का, मर्चेंडाइज का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल यानी कि पूंजी का, और ह्यूमन का यानी कि लेबर का। हमने इन चीज़ों का फ्री फ्लो इस्टेब्लिश कराना है नेशंस के बीच। इंटरनेशन तो मने इंटरनेशनलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनलाइजेशन की प्रक्रिया ही है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ से कंक्लूड हुई, फ्री फ्लो मने रिमूवल ऑफ बैरियर्स, मने लिबरलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन अपने अंदर दो गुणों को समाहित करके चलता है, टू क्वालिटीज़। पहला, वो इंटरनेशनलाइजेशन की बात करता है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में मुक्त आदान प्रदान होना चाहिए इन चीज़ों का, चाहे वस्तुओं का हो, चाहे सेवाओं का हो, चाहे तकनीक का हो, चाहे पूंजी का हो, और चाहे लोगों का, कामकाजियों का। इनका मुक्त आदान प्रदान होना चाहिए, फ्री एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं। तो एक तरफ तो ये इंटरनेशनलाइजेशन प्रमोट करता है, दूसरी तरफ ये लिबरलाइजेशन के एलिमेंट को भी लेकर चलता है, क्योंकि हिंड्रेंसेस रिमूव करने की बात हुई है ना। और मेजर हिंड्रेंस क्या है? टैरिफ बैरियर्स, एक कंट्री से आपकी कंट्री तक आने वाले सामानों पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाना,
आयात शुल्क कहते हैं इसे हिंदी में। तो ये एक तरह से बैरियर है ना, रुकावट है ना। वो व्यक्ति आपके मुल्क में सामान भेजता है और आपके बाज़ार में वो महंगा हो जाता है, क्योंकि आपकी टेरिटरी में एंटर होते समय उसके ऊपर बहुत सारी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स के रास्ते में ये एक हिंड्रेंस है। तो इसको रिमूव करना ऑटोमेटिकली इस चीज़ की बात करना है कि हम लिबरलाइजेशन की मांग कर रहे हैं। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन के साथ ये एलिमेंट ऑटोमेटिक आता है। क्लियर कहानी? चलो, तो जब ये लिखा तो फिर कुछ निकला क्या कि इसका अर्थ ये है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ 4 पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर हैं इसके। पहला, रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स टू परमिट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग नेशन स्टेट्स, क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन विच फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल कैन टेक प्लेस। आप एक ऐसा माहौल बनाइए जिसमें पूंजी का आदान प्रदान मुक्त रूप में हो सके। क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन विच फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, और क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन विच फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर और द वर्किंग पीपल। तो इस समय में अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब क्रिटिक्स क्या कहते हैं? क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो भी संस्थाएं या जो भी बड़े प्लेयर ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, वो एक्चुअली में उनके दिमाग में सेटल्ड डेफिनेशन के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन चाहते हैं, और पूरी दुनिया की जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, पूरे विश्व की, उन्हें मनाना चाहते हैं कि इसी डेफिनेशन में बिलीव करिए। वो क्या है? वो ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज तो अलाउड है, कैपिटल का एक्सचेंज अलाउड है, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज अलाउड है, लेकिन जब बात आती है एक्सचेंज ऑफ पीपल, जब एक्सचेंज ऑफ पीपल की बात आती है तो देयर आर मैनी रिस्ट्रिक्शंस ना। तो डेवलपिंग नेशंस की ऑलवेज इन डेवलप्ड नेशन से ये मांग होती है कि अगर आप एक ट्रू ग्लोबल विलेज बनाना चाहते हैं, जो कि हम मानते हैं कि बनेगा, तो ये फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल पर इतने रिस्ट्रिक्शंस क्यों? आए दिन अमेरिका इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए जो वीज़ा एलोकेट होता है उसकी शर्तों में परिवर्तन करता रहता है, जिसे हम H1B वीज़ा कहते हैं। कई बारी उसे थोड़ा ढीला करता है, कई बारी बहुत सख्त बना देता है। आज आप देखें तो विश्व भर में जितने भी मुल्क हैं, उनमें अगर आपको वर्क परमिट लेना है या वर्किंग पर्पस से एंटर करना है तो देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़। क्या परमिशन है? आपके सर्कल में कितने लोगों के वर्क परमिट इंडिया में बैठे बैठे लगे, बताओ? एक बात ये है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, आपके पास किसी एक कंट्री की सिटीजनशिप होनी चाहिए, आप एलिजिबल नेशनल होने चाहिए, और एक शुरुआती समय तक अगर आप अपना खर्चा भी उठा सकते हैं तो ठीक है। किसी जो एम्प्लॉयर है किसी भी कंट्री का, उसका आपके पास कोई जॉब का ऑफ़र हो तो ठीक है, आप फ्रीली मूव करिए। यहाँ तक ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आप अपने मुल्क में किन लोगों को बुला रहे हैं ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनकी स्टैंडिंग क्या है अपने मुल्क में। लेकिन इसके आगे जा कर के बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं आज की डेट में। इसलिए जिन कंट्रीज़ के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, या जिन कंट्रीज़ के साथ हम ग्लोबलाइजेशन के तहत एक ट्रेडिंग पार्टनर हैं, वहाँ से हमारे मुल्क में जब गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं या हमारी उनके मुल्क में जाती हैं, इसके आदान प्रदान में तो एक फ्री मूवमेंट इंड्यूस करने की बात होती है, पर उसी सेम कंट्री के साथ आप अपने लोगों को जब एक्सचेंज करने की बात करते हैं, वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रिजिडिटी नज़र आएगी। इस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसलिए माइग्रेशन पर रोक है। जो पिछड़े मुल्क हैं, जो अभी विकासशील मुल्क हैं, डेवलपिंग, या जो उतने डेवलप नहीं हुए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड अफ्रीका है, एशिया है, साउथ अमेरिका है, मिडल अमेरिका है, ये तमाम मुल्क के लोग, बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं, उनका एजेंडा क्या रहता है कि हम विकसित मुल्कों में जाएं, बेहतर कमाई करें और अपने परिवार और अपने मुल्क को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करें। पर इस चीज़ की अनुमतियां कहाँ मिलती हैं, बताइए? ठीक है ना? तो लगातार इस बात पर दबाव बना रहता है कि ग्लोबलाइजेशन का रियल बेनिफिट डेवलपिंग नेशंस को भी तब मिलेगा जब आप इस ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट के सिद्धांत को फुलफ़िल करेंगे और आप
अपने निजी लाभ के लिए सिर्फ इन 3 चीज़ों के एक्सचेंज तक मत रुक जाइए। जो ग्लोबलाइजेशन की कंप्लीट डेफिनेशन है उसको यकीनी तौर पर अमल में लाइए, मतलब कि उसे आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करिए, तब ग्लोबलाइजेशन सबके लिए विन विन होगा, अदरवाइज़ नहीं। ओके। अब ये वर्ड आप अक्सर सुनते हैं कि तेज़ी से दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ग्लोबल विलेज क्यों यार? ये विलेज वर्ड क्यों यूज़ किया? यहाँ ग्लोबल सिटी क्यों नहीं कहते? हम जब भी बात करते हैं तो ग्लोबल विलेज वर्ड आता है, हम विलेज की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? ये विलेज वर्ड का मतलब क्या? जब बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की तो बात ट्रेड एंड कॉमर्स की हो रही है, जब बात कर रहे हैं एक्सचेंजेस की तो उसमें मेन एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज का हो रहा है, और वो एक्सचेंज तो एक्चुअली अर्बनाइजेशन का प्रतीक है, क्योंकि हम अर्बन लाइफ को, अर्बन डेवलपर को मानते हैं कि वो लोग जो मेजॉरली नॉन एग्रेरियन प्रैक्टिसेस में लगे हैं और मेजॉरली वो अर्बनाइज्ड कहलाते हैं। रूरल एरिया में लोग, विलेजेस में तो लोग एग्रेरियन एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं। फिर हमने यहाँ पर वर्ड ग्लोबल विलेज के चूज़ किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। बताइए, आपसे भी समझ लेते हैं, हो सकता है बताना चाहते हैं। है कोई? चलो, 2 हाथ ऐसे खड़े हुए हैं नाग के जैसे, फिर भी पूछ लेते हैं। आया बच्चों ने कंटेंट दिया, उसी को हम थोड़ा आपके सामने रख देते हैं। देखिए, विलेज वर्ड का यहाँ पर अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। कैसे? यहीं से समझ आ जाएगा कि डेवलपिंग नेशन क्यों एम्फेसाइज करते हैं कि ग्लोबल विलेज की ओर चलिए, जो कहा था। शायद डेवलप्ड वर्ल्ड इससे डेविएट करते हैं, फिर शुरू हो गया पटाखे लेके, उसको पता चल जाता है। देखिए, विलेज की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम वहाँ पर जब एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि गांव में हमारे जो पूर्वज रहते हैं वो कॉमन रहते हैं। ऐसा होता है ना, एक क्लैन के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया एक प्लेस धीरे धीरे प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी करते करते ही विलेज हो जाता है। अदरवाइज़ तो शुरुआत में हम एक समूह ही होते हैं, हमारा ओरिजिन कॉमन ही होता है। जैसे धीरे धीरे हम स्टोन एजेस से जब आगे बढ़ कर के सिविलाइजेशंस में कन्वर्ट हुए तो हुआ क्या? अलग अलग समुदाय अलग अलग जगह पे कंसंट्रेटेड होके कल्चर हो गए, और उन सभी कल्चर्स ने मिलकर के एक सिविलाइजेशन दी, वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। है कि नहीं? तो आप कभी भी किसी गांव को टटोलिएगा जो आने वाले समय के एक्सचेंजेस से प्रभावित नहीं होगा, अलग अलग ग्रुप्स वहाँ पर आकर के अगर नहीं सीमित हुए हुए, सीधा उदाहरण आज के समय में आदिवासी समाज से मिल जाएगा। द ट्राइबल सोसाइटी एक कॉमन क्लैन शेयर करते हैं वो अपने आप में, और ऐसा भी गांव में होता है। आप देखिए, आप सब मेजॉरली एक सरनेम, एक कास्ट शेयर, सब कास्ट शेयर करेंगे अगर आप किसी एक गांव से बिलोंग करते हैं। कोई रंधावा होगा, कोई पुआर होगा, कोई कहलों होगा, कोई टिल्लों होगा, सभी वो लेना शुरू कर देंगे। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि हम सबके बीच में एक फ्रेटर्निटी है। तो फ्रेटर्निटी इज़ रिक्वायर्ड, इसे कहते हैं भाईचारा। तो गाँव में भाईचारा होता है। ओके, भाईचारा वर्ड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक फ्रेटर्निटी का भाव नहीं आएगा, इक्वलिटी को जन्म नहीं देंगे आप, समानता को जन्म नहीं देंगे। जब मैं इसके साथ फ्रेटर्निटी का भाव रखता हूँ, भाईचारे का भाव रखता हूँ, तो इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं मेरे लिए वो उतनी ही पायस और सुप्रीम होंगी जितनी मेरी प्रैक्टिसेस मेरे लिए हैं। आई बात समझ में? तो फ्रेटर्निटी का भाव हमें किसी पर अपने विचार थोपने नहीं देता। फ्रेटर्निटी का भाव हमें अत्याचारी बनने से रोकता है। भाईचारा हमें सबका सम्मान देने की कंपल्शन क्रिएट करता है। इसलिए ये वर्ड यूज़ होता है, ईसाई भाईचारा, सिख भाईचारा, मुस्लिम भाईचारा। आपने हमेशा ये वर्ड यूज़ किया होगा, भाईचारा। दैट वर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यही फ्रेटर्निटी समानता को जन्म देती है, और इक्वलिटी के लिए ही लड़ाई होती है जब हम बात ग्लोबलाइजेशन की करते हैं। डेवलपिंग वर्ल्ड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज से इक्वल फुटिंग मांगते हैं। ग्लोबलाइजेशन
पर इक्वल कंट्रोल मांगते हैं। बात इतनी सी है कि ग्लोबलाइजेशन का जो डिज़ाइन है ना, आपकी उसमें वॉइस हो ये ज़रूरी है। ग्लोबलाइजेशन का जो कोर्स है ना, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सको ये ज़रूरी है। आई बात समझ में? ग्लोबलाइजेशन का जो वेल्थ है ना, जो आउटपुट है आपका, उसमें शेयर हो ये ज़रूरी है। तो इन्हीं चीज़ों से चूकी है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन रियल सेंस में इन चीज़ों से चूक गई। मेजॉरली जो ग्लोबलाइजेशन ने वेल्थ नर्चर की, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ और मेजॉरली डेवलपिंग कंट्रीज़ का उसमें शेयर नहीं। ग्लोबलाइजेशन के तहत जो मॉडल बना है उसके डिज़ाइन में इनके लिए कोई वॉइस नहीं। ग्लोबलाइजेशन के लिए जो कोर्स फॉलो किया जा रहा है उसे ये इन्फ्लुएंस कर सकें ऐसा इनके पास कोई टूल नहीं। तो फिर ये समानता हुई, और जब ये समानता ही नहीं तो मतलब कोई उच्च है कोई नीचे है, तो ये तो सामंतवादी रिश्ता हुआ, भाईचारे का रिश्ता कैसे हुआ? दिस रिलेशन इज बेस्ड ऑन द फ्यूडलिस्टिक सिस्टम, नॉट द सिस्टम ऑफ फ्रेटर्निटी। आई बात समझ में? तो इनइक्वालिटीज़ सामंतवादी सिस्टम का प्रतीक हैं, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम का प्रतीक है, जिसमें वेल्थ और पावर एक एलीट सेक्शन तक कंसंट्रेटेड रहती है। जैसे ग्लोबलाइजेशन में वेल्थ और पावर एलीट नेशंस तक कंसंट्रेटेड रहेगी। इस तरह का ग्लोबल फ्यूडल ऑर्डर नहीं चाहिए। हमें भाईचारा चाहिए, समानता चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि गांव उस भाईचारे को दर्शाते हैं। आई बात समझ में? ऊंच नीच का भेद कम होता है। जानते क्यों कम होता है? अब इसी फ्रेटर्निटी के भाव से, दैट कॉमन ओरिजिन भाव से एक कॉन्सेप्ट जन्म ले जाता है, और वो क्या होता है? दैट इज़ द कॉमन शेयर इन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में सबका शेयर क्या है? कॉमन। ये विलेजेस में होता है। इसीलिए तो हम कम्युनिटी सिस्टम में जीते हैं ना। विलेजेस किस चीज़ से जाने जाते हैं? कम्युनिटी, कॉमन शेयर इन द रिसोर्सेज। तभी तो सबके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। आई बात समझ में? तो कम्युनिटी सिस्टम, इसीलिए किसी की खुशी, किसी की भी मृग हो गई, मौत हो गई, कोई विवाह हो गया, सारा समाज, सारा समुदाय सारे संसाधन लेकर के उपस्थित होता है और उस कार्य को संपन्न करवाया जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि वो कोई ऐसी रफ्तार, कोई ऐसा मार्ग और कोई ऐसा ढांचा अपना ले जिसमें वो तीव्र गति से इन सब मुल्कों को पीछे छोड़ता चला जाए। मेजॉरिटी ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द सब सहारन अफ्रीकन रीजन पीछे छूट गई। तमाम एशियाई मुल्क पीछे छूट गए। तमाम दक्षिण अमेरिकी, मध्य अमेरिकी, मिडल अमेरिकी मुल्क पीछे छूट गए। सिर्फ वही 10 से 15 डेवलपिंग नेशंस और मुट्ठी भर वो 4 से 5 डेवलप्ड नेशंस ग्लोबलाइजेशन का लाभ कमा रहे हैं। ऐसा नहीं। इससे जो भी निकलेगा ये ग्लोबल रिसोर्सेज ग्लोबल कम्युनिटी के लिए यूज़ होंगे, किसी इंडिविजुअल नेशन के लिए नहीं। ऐसा विचार आना ज़रूरी है। आई बात समझ में? अदरवाइज़ ये होता है कि कंट्री लेवल पर जब आप देखते हैं तो जो भी रिसोर्सेज हैं दे आर इन द प्राइमरी लोकेशंस, चाहे वो मरीन रिसोर्सेज, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज, चाहे वो फिशिंग, चाहे वो एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, इसलिए हम इन्हें प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। वो कम्युनिटीज़, वो रिसोर्सेज और वो लोकेशंस ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज़ होकर के नर्चर करते हैं द सिटीज़। तो वेल्थ और पावर कहाँ कंसंट्रेटेड रहती है? द सिटीज़। एंड दैट मॉडल इज़ नॉट गुड। ये मॉडल नहीं चलेगा। एक्चुअली में उस रिसोर्स को सबका विकास करना पड़ेगा, सबका विश्वास हासिल करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल उस मापदंड पर चले जैसे गांव चलते रहे हैं। मैं यहाँ पर एक यूटोपियन विलेज की बात कर रहा हूँ। आपको ये गांव उठाएं और वहाँ कहें कि जातिवाद है, नस्लवाद है, भेदभाव है, औरतों को पढ़ने लिखने नहीं देते, भाई मैं उसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ। हम इस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग लेकर के आ रहे हैं कि गांव का सिद्धांत विकसित कैसे हुआ, गांव कैसे देखे जाते हैं। तो वहाँ पर
everyone will contribute because the resources are common. एक का खेत जोतने सभी जाएंगे, फिर वो सब मिलके दूसरे का भी जोतेंगे, तीसरे का भी जोतेंगे, फसलें भी सब मिल करके अपने सभी रिसोर्सेज पुल इन करके काटेंगे, फिर उन सभी रिसोर्सेज को पुल इन करके उन फसलों को बाज़ार तक ले जाया जाएगा। तो रिसोर्सेज पुल इन होते हैं, यहीं से तो वर्ड आता है कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव सिस्टम, द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समाज चाहिए हमें, इसलिए वर्ल्ड भी कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव। और हम उस कोऑपरेटिव वर्ल्ड के जन्म के लिए ऐसा मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉलो नहीं कर सकते जिसमें कोऑपरेटिव सिस्टम का कोई रोल ही नहीं है, पुल इन हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं, जिसमें जितना दम जिसमें दमखम है, जितना पैसा है, वो ग्लोबलाइजेशन में निवेश करे और उससे उतना निकाले और जाए। ऐसा नहीं होता, छोटा पिस जाएगा, कमज़ोर दब जाएगा और विकसित व्यक्ति सारा लाभ कमा के ले जाएगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन कॉलोनियलिज्म से फिर कुछ अलग ना कहलाएगा। कॉलोनियलिज्म के समय में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहा करते थे, उनकी एक थ्योरी थी जिसका नाम हुआ करता था, दैट थ्योरी जो मैंने यहाँ पर लिखी है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जिसमें ऑलवेज वो इस बात की मांग किया करते थे कि भाई टेक्नोलॉजी और कैपिटल को फ्री फ्लो होने दिया जाए, गुड्स को फ्री फ्लो होने दिया जाए। और मेजॉरली वो ये मांग किस कॉन्टेक्स्ट में करते थे, ब्रिटेन एज अ कॉलोनियल मास्टर ये डिमांड कॉलोनीज से करता था कि उसके कैपिटलिज्म के चलते रहने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को फ्रीली आने दो अपनी कॉलोनी में। जैसे कि पहले बग्गियों पर इंडियन रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए, फिर जब समय आया तो रेलगाड़ी पे नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए तरह से निवेश आने लगा, द कैपिटल। लेकिन अल्टीमेटली इस कैपिटल और इस टेक्नोलॉजी के फ़्लो को किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा और किस नेचर में फ़्लो करेगा डिसाइड कौन करता था, द कॉलोनियल मास्टर। वो अपनी विल से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते थे और इसका सारा लाभ किसको हुआ, जिन कंट्री से रिसोर्स ड्रेन करके ले गए उन मास्टर कंट्रीज़ को हुआ, और जिन कंट्रीज़ पर यह सिद्धांत थोपा गया उनके रिसोर्सेज ड्रेन हुए। भारत इकोनॉमिक ड्रेन से सफ़र हुआ। ये संबंध नहीं हो सकते, ये संबंध ना बने, इसलिए ये सिद्धांत रखा गया है कि ये मास्टर स्लेव वाला रिलेशन नहीं है, ये एक समुदाय, एक भाईचारे से विकसित होने वाले संबंध हैं, जिसमें छोटे को बड़ा साथ में लेकर के चलेगा, प्रोटेक्शन देगा, कंजर्व करेगा, संरक्षण देगा, और गाँवों के संसाधनों के रक्षण गाँव का समुदाय खुद करेगा, ये मान करके कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इन्हीं रिसोर्सेज पे तो पलेंगी। अगर इन तालाबों को, इन नदियों को, इन भूमि को, इस मिट्टी को, इस पर्वत को, इन वनों को अगर हमने आज नाश कर दिया, तो हमारे गांव के संसाधन अगर हम आज नाश किए तो भविष्य में हमारी पीढ़ियां किस पर पलेंगी। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण साथ में लेकर चलना है। जब आप किसी के गांव का रिसोर्स एक्सप्लॉइट करते हैं अपने विकास के लिए, तो ये चिंता फिर आपकी नहीं रह जाती कि उनकी आगे की पीढ़ियां कैसे पलेंगी, उनके रिसोर्स तो हम एक्सप्लॉइट कर गए। ये कॉलोनियलिज्म ने दिया था सिद्धांत, एक्सप्लॉइट करो दुनिया भर के रिसोर्सेज अपनी बेटरमेंट के लिए। लेकिन जब गांव स्वयं के संसाधनों से पल जाता है, पोषित होता है, वो भविष्य में अपनी पीढ़ियों के लिए उन्हें सहेज के रखता है। इसलिए सूखा पड़ने पर वृक्ष लगाता है कि जल की पूर्ति हो सके, इसलिए तालाबों में पूजा होती है, इसलिए वृक्षों में सेक्रेड ग्रुप्स बनाए जाते हैं वनों के भीतर, उनका संरक्षण होता है। तो गरीब वर्ग का संरक्षण, संसाधनों का आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये लक्षण है उस समुदाय का जो भाईचारे के सिद्धांत पर जीता है। रिसोर्सेज कॉमन होते हैं, कोऑपरेटिव सिस्टम होता है, कम्युनिटी सिस्टम फॉलो होता है। आई बात समझ में? और फिर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कि पर्सनल रिलेशन, जब हम क्लोजली निटेड सोसाइटी की बात करते हैं, द विलेजेस, देयर आर पर्सनल रिलेशंस, और पर्सनल रिलेशंस अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं आपकी एक दूसरे के व्यक्तित्व प्रति। तो ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल इसी तरह के विलेज बेस्ड पर्सनल
इंटरेक्शन सिस्टम पर बेस्ड हो जो कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे। सो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि बड़े मुल्कों ने अपना वेस्ट किन कंट्रीज़ में डंप किया, कहीं गरीब मुल्कों की गरीबी का फ़ायदा उठा करके उनकी कंट्रीज़ में डंप तो नहीं कर दिया। ये देखना ज़रूरी है कि बड़े मुल्कों ने छोटे मुल्कों की गरीबी का फ़ायदा उठा करके उनको उनके इन्वायरमेंटल लॉज नरम करने पर कंपेल तो नहीं कर दिया, उनके लेबर लॉज कमज़ोर करने के लिए कंपेल तो नहीं कर दिया, उन्हें एक्सप्लॉइट तो नहीं करने लगे। ये फिर से कॉलोनियलिज्म हो जाएगा, नियो कॉलोनियलिज्म। और ग्लोबलाइजेशन ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा माना गया। आई बात समझ में? संबंध समानता के आधार पर बनेंगे। अगर बड़ी कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि डेवलपिंग नेशन और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ कार्बन एमिशन कम करें और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, तो उन्हें ट्रांसफ़र ऑफ द एनर्जी मिक्स के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी के लिए छोटे मुल्कों को बहुत भारी डोनेशन और ग्रांट देनी होंगी, ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज़, अपनी कंपनीज़ को नई टेक्नोलॉजी के प्रति ट्रांसफॉर्म कर सकें, ताकि वो अपनी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे रिसोर्सेज जिन्हें अब वो यूज़ नहीं करेंगे, उससे अपने देश की जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट या भुखमरी पैदा ना कर लें। इससे जो उन्हें लॉस होने वाला है अपने रिसोर्सेज ना यूज़ करने से, उनको कॉम्पनसेट करें ये बड़े मुल्क। इसलिए लगातार ये वायदे हुए कि आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, नई टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए फ़ंड दिए जाएंगे, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट में होने वाले लॉसेस को हम कॉम्पनसेट करेंगे, हम आपको फूड सप्लाई से लेकर के हर इम्पॉर्टेंट चीज़ मुहैया कराएंगे। अगर ये वायदे पूरे नहीं होते तो फिर ये ग्लोबलाइजेशन नहीं, फिर ये समानता का अधिकार नहीं। इसलिए ये होना ज़रूरी है, ये ग्लोबल विलेज होगा। तो क्लोजली निटेड सोसाइटी में अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी होती है, जवाबदेही बनती है हर किसी की। कोई किसी को इस मैनर में ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता, तो ह्यूमिलिएशन से बचना ज़रूरी है। ज़रूरी है जो कॉन्सेप्ट अभी आपने डिस्कस किया, स्पेशलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन का एडवोकेट करते हैं उनका मानना हमेशा से ये है कि अगर कोई एक मुल्क अपना सारा रिसर्च, अपना सारा समय, अपने रिसोर्सेज किसी एक तरह की टेक्नोलॉजी या गुड्स या सर्विसेज के विकास में लगाए, तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, उसे सारे काम खुद नहीं करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक व्यक्ति के रूप में अगर सुबह से शाम अपना घर भी खुद बना रहे हैं, उसके लिए घास भी खुद उगा रहे हैं, उसके लिए खेतों से मिट्टी भी खुद ला रहे हैं, अपने घड़े भी खुद बना रहे हैं, अपने लिए वस्त्र भी खुद ही बना रहे हैं, तो आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री रहेगा। वस्त्रों की जगह जो चमड़ा मिलेगा वो पहन लेंगे, या कुछ पत्ते, या फिर सिंगल एक सादा सा कोई क्लॉथ। घर कच्चे ही रह जाएंगे, घड़े भी इसी तरह के होंगे, जो कुछ लकड़ी के सिस्टम, जो ट्रीज़ का सिस्टम मिल जाएगा, नेचुरल कटे हुए वुड लॉग या ब्लॉक, उन्हीं को पानी पीने और बर्तन खाना खाने के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे। इट इज़ वेरी सेडेंट्री टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। लेकिन अगर आप अपने गाँव में समाज को कुछ ऐसे बांटें कि कुछ परिवार लोहे के काम में विकसित हों, उन्हें सिर्फ लोहे का ही काम करना है, कुछ परिवार सुनार का काम करेंगे, कुछ पॉटर बर्तन का काम करेंगे, कुछ लेदर वर्कर का काम करेंगे, तो आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, लेदर वर्कर, पॉटर ये पैदा होंगे, कारपेंटर, कुछ खेती करेंगे, और ये सब अपने अपने द्वारा की गई प्रोडक्शन को आपस में एक्सचेंज करें फ्रीली, किसी तरह की कोई रोक टोक ना हो। और गांव में ये होता है। इसी तरह से पूरे वर्ल्ड को इमेजिन करिए, जहाँ बेहतर फाइनेंशियल सिस्टम है, जहाँ बेहतर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं, जहाँ बेहतर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट या मिनरल्स, जहाँ पर बेहतर ह्यूमन लेबर है, द ह्यूमन स्किल्ड डेवलप्ड सोसाइटी, यानी कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स है, जहाँ पर बेहतर इन्वेस्टमेंट है, इन सबको फ्रीली एक दूसरे की बेटरमेंट के लिए एक्सचेंज करें, तो हाईली स्पेशलाइज्ड गुड्स अगर दो कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज हों तो उन दोनों कंट्रीज़ का विकास होता है। जैसे जापान के पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, वो किसी भी वस्तु को एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गुड्स में बदलने के लिए काबिल है, वैसे ही उसके सराउंडिंग कंट्रीज़ के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज जापान से एक्सचेंज करें और फिनिश्ड गुड्स जापान से बदले में खुद के लिए एक्सचेंज करें। तो दोनों अपनी स्पेशलाइजेशन का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके एक दूसरे की फुल डेवलपमेंट में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, जैसे पॉटर वर्कर अपनी पॉटरी को एक फार्मर के साथ एक्सचेंज करके
अपनी अनाज की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है और किसान अपने अनाज को लंबे समय तक सहेजने के लिए उसकी पॉटरी का इस्तेमाल कर सकता है। उसका अनाज जलने, सड़ने और वर्षा में भीगने से बच गया और ये भूखा मरने से बच गया। दोनों ने अपनी स्पेशलाइजेशन को एक दूसरे की फुल डेवलपमेंट के लिए एक्सचेंज किया। इसी तरह से वर्ल्ड लेवल पर सभी कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड है और या वो कुछ उसे स्पेशलाइज बना सकते हैं, तो उसे अगर वो फुल एक्सचेंज में कन्वर्ट कर दें फ्री फ्लो के वाया, तो फिर ये बिल्कुल गांव जैसा एक माहौल बनेगा कि तकनीक जापान की, ह्यूमन रिसोर्स जापान का, रॉ मटेरियल चीन का, भारत का, फाइनेंसेस अमेरिका के और बड़े बड़े बाज़ार अफ्रीका, भारत, चीन और दुनिया के दूसरे मुल्कों के। किसी के पास मार्केट है, किसी के पास फंड्स हैं, किसी के पास ह्यूमन रिसोर्स, किसी के पास टेक्नोलॉजी। आप इसे फ्रीली एक्सचेंज करिए, बट ये एक्सप्लॉयटेटिव ना हो जाए, इसलिए वो पहले वाले सिद्धांत पहले याद रखिएगा, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। आई बात समझ में? अगर कहीं पर प्रोडक्शन हो रही है और वहाँ पर वनों की कटाई हो रही है, तो पूरे विश्व को मिलकर के यह प्रयास करना है कि कहीं और वन रोपित किए जाए, कहीं और प्लांट्स लगाए जाएं और एफॉरेस्टेशन किया जाए, क्योंकि हम ग्लोबल विलेज की फॉर्म में रह रहे हैं। यानी कि उसका घर उसका नहीं है, ये हम सबका गांव है। अगर कूड़ा वहाँ फेंका गया है तो हमारा घर गंदा हुआ, क्योंकि घर गांव में, गांव ही घर होता है, गांव का द्वार होता है। इसलिए आपने सिटीज़ में गेट बहुत रेयर देखे होंगे, पर गांव के बाहर ऑलवेज़ गेट बना दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक गांव प्रत्येक व्यक्ति का घर ही होता है। आई बात समझ में? क्योंकि घर से ही गांव बनता है। गांव घरों के आपस में मिलन से उपजे समुदाय ही का फिज़िकल एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं। इसी तरह से विश्व भर में घर के रूप में प्रत्येक देश को आपस में जुड़ कर के एक वैश्विक गांव बनाना होगा, जिसमें हर कोई हर किसी का ख्याल रखे, यह ज़रूरी है, जिसमें एट द एंड डेवलपमेंट पूरे गांव की दिखे। घर तो विकसित होंगे लेकिन विकास पूरे गांव का दिखेगा। ये सब चीज़ें हैं जो गांव के जीवन से जुड़ी जाती हैं, इसलिए यह बताया गया कि आप इसे इस कॉन्सेप्ट से नर्चर करें। आई बात समझ में? सभी तरह की सेवाओं का विकास हो और सभी समृद्ध हों, प्रफुल्लित हों, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, दैट्स इट। तो यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकल करके आया। यहाँ से डेवलप्ड नेशन के तरफ से डेवलपिंग नेशन को सपोर्ट देने का कॉन्सेप्ट निकल करके आया। यहाँ से फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट निकल करके आया। तो देखिए, हर कॉन्सेप्ट को अपन ने इस ग्लोबल विलेज टर्म से कवर कर दिया। अब जहाँ जहाँ ग्लोबलाइजेशन इन सिद्धांतों से चूकी, समझ लेना ग्लोबलाइजेशन चूक गई, बस किसी ने और कुछ नहीं किया। नोबल प्राइज़ विनर स्टिग्लिट्स ने 2001 में इनको मिला था। स्टिग्लिट्स ने यही कहा है, इससे अलग कुछ नहीं। मैंने आपको ऑर्गेनिकली ये ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट से समझाया। ओके, तो अब मैं आपके सामने 2 कोट पढ़ना चाहता हूँ। ये कोट ज़रूरी है। एक कोट है ब्रैंको मिलानोविक का, ये इकोनॉमिस्ट थे कॉर्नेजी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में, और दूसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गठित किया गया वर्ल्ड कमीशन ऑन द सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इन दोनों की टिप्पणी है ग्लोबलाइजेशन पे, जरा सुनिए। आवर प्राइमरी कंसर्न्स आर दैट globalization should benefit all countries and should raise the welfare of all people throughout the world. This implies that it should raise the rate of economic growth in poor countries and reduce world poverty. That it should not increase inequalities or undermine socio-economic security within countries. हो गया सारा रिलेट। कुछ विलक्षणी बात की इन्होंने। अब लाइफ में कभी इसे रट्टा मारने की ज़रूरत है? अगर कोई पूछे कि आइडियल ग्लोबलाइजेशन कैसी होनी चाहिए, है ज़रूरत रटने की? बिल्कुल भी नहीं। आप इनसे सुंदर लिख सकते हो अगर आप प्रयास करो तो, और ज़्यादा ऑर्गेनिक सा लगेगा, क्योंकि वो तो काफ़ी नर्चर्ड है, तो उन्होंने काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट सा लिखा है। अगली लाइन कहती है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स, गुड्स, टेक्नोलॉजी, ideas and people. Any globalization that omits the last one
इज़ पार्शियल एंड नॉट सस्टेनेबल। तो कोई भी ग्लोबलाइजेशन जो पीपल की मूवमेंट को रोके वह अधूरी है और नॉन सस्टेनेबल है। ओके, सस्टेनेबल का हिंदी होता है सतत, वो सतत नहीं है। ओके, आगे बढ़े, बोर्ड पे लिखी हुई बातें पढ़ें। अब आपको समझ आने लगा कि क्या हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन सिग्निफाइज अ प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन प्लस लिबरलाइजेशन। क्लियर हो गई ये बात। ग्लोबलाइजेशन इज द क्लोजर इंटीग्रेशन। अब एक और विचार, ये स्टिग्लिट्स कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज द क्लोजर इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज एंड पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कंट्रीज एंड पीपल्स दोनों वर्ड समझ आया। कंट्रीज आपस में जुड़े और लोग भी जुड़े, ये ज़्यादा बड़ी बात है। ये ना हो कि एक कंट्री दूसरी